हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे और हमने अभी पिछले लेक्चर में ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट पढ़ा था कि कैसे ओवरी में फॉलिकल्स कैसे डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज एक टॉपिक हम लिए हैं, कौन सा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें उन्हीं से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिंक होने वाली हैं। तो वैसे ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँ कि ये वर्ड आया कहाँ से, कि साइकिल क्या है। साइकिल मेनली हम वही चीज़ बोल रहे हैं कि जैसे कोई भी प्रोसेस, खासकर बायो में कोई भी प्रोसेस जो चीज़ बार बार एक टाइम इंटरवल पे रिपीट हो रही होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक कोई साइक्लिक प्रोसेस है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चल रही होती है। तो उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, ये एक तरह के रिप्रोडक्टिव साइक्लिक प्रोसेस है जो फीमेल्स में चलती है, वो भी प्राइमेट्स में चलती है। ठीक है, क्योंकि नॉन प्राइमेट्स में एक दूसरी साइकिल होती है, ईस्ट्रस साइकिल, वो भी मैं बताऊंगा क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आए। प्राइमेट्स जिन्हें ना पता हो, प्राइमेट्स में आते हैं मंकी, गोरिल्ला, ह्यूमंस आ गए, ये सब क्या है, प्राइमेट्स एनिमल है। तो ज़रा सा अगर मैं इनकी बात करूं कि क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल occurs in फीमेल प्राइमेट्स, है ना। प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं, यही मंकी हो गए, एप्स, ह्यूमंस, ये सब। इन सब में ये जो प्रोसेस चल रही होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एक टर्म होती है ईस्ट्रस साइकिल, बस ऐसे ही ध्यान रख लो कि ईस्ट्रस साइकिल क्या होती है। ये भी वही रिप्रोडक्टिव साइकिल ही होती है, बट ये नॉन प्राइमेट्स में होती है ईस्ट्रस साइकिल। ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन नॉन प्राइमेट्स। ऐसा ज़्यादा कुछ जानना नहीं है इसके बारे में, ठीक है, बुक भी कुछ खास इसमें डिटेल नहीं बताती है। हाँ, बस इतना जान लो, ये भी एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, अभी हम समझेंगे, जैसे कि अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल समझेंगे, वैसा ही ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, बट हमारी तरह ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता कि हाँ, जैसे ह्यूमन फीमेल्स में हर महीने ये वाला प्रोसेस होता है। बट ये जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब जो होते हैं, इनमें जो प्रोसेस होता है एक सीजन बाय सीजन चलता है। इनमें इनको हम क्या बोलते हैं, ये सीजनल ब्रीडर्स हैं। मतलब इनका एक पर्टिकुलर टाइम आता है ब्रीडिंग सीजन का, रिप्रोडक्शन वाले का। बट हमारी बात करें अगर ह्यूमंस की, तो ये कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं हम। ठीक है, जिन्हें ना पता हो नॉन प्राइमेट्स, बस ऐसे ही जान लो, काऊ, बफेलो, ये सब। ठीक है, अब देखो, अभी मैं क्या बोल रहा था, ये जो ह्यूमन फीमेल्स हैं, ठीक है, इन ह्यूमन फीमेल्स में यही जो प्रोसेस होता है इन ह्यूमन फीमेल्स, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। अभी समझेंगे होता क्या है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन ये जो होता है, अकर एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 से 29 दिन। ठीक है, मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, ये लगभग फीमेल्स में हर महीने एक ना एक बार ये ऐसे चलती रहती है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, यही क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, यूट्रस में बताया था, लेयर्स बताया था। सबसे बाहर की जो दीवार होती है उसको हम क्या बोलते थे, पेरीमेट्रियम। मिडल वाली क्या बोलते थे, मायोमेट्रियम। सबसे अंदर वाली क्या होती है, एंडोमेट्रियम। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, वही जो एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग हो जाती है, ठीक है, उसी का लॉस हो जाना, ब्लड वेसल्स के साथ वो बाहर आ जाना, वही क्या है, मेंस्ट्रुएशन है। देखते हैं ज़रा सा, देखो, उससे पहले मैं दो टर्म याद दिलाना चाहूँ। जैसे हमें पता है फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें प्यूबर्टी आ जाती है 13 ईयर के आसपास, और ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है क्या, मेंस्ट्रुएशन, और 50 ईयर्स के आसपास क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन
ख़त्म होने लग जाता है। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है कब? प्यूबर्टी के टाइम पे। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल इनमें स्टार्ट होती है फीमेल्स में, और यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने लग जाती है, ठीक है, जिसके बाद ओल्ड एज आ जाएगी। यहाँ पर ही इन्हीं दो जगह पर ही टर्म यूज़ करी गई है। जहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसके लिए हम टर्म यूज़ क्या करते हैं? मिनार्क, ठीक है। मिनार्क वर्ड हम यूज़ करते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। और एक होता है मीनोपॉज। मीनोपॉज मतलब कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। ये दो टर्म ध्यान रहेगा, ठीक है। ज़रा सा एक बार मैं बता देता हूँ कि यूट्रस में कैसे थिकनिंग वाला होता है। एक बार चाहो तो नोट डाउन कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, है ना। देखो, इसी को हटा के बता देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा। आप नेक्स्ट पेज में ऐसे बना लेना। ऐसे ही बताया था यूट्रस, ये तो मान लो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ऐसे कुछ बताया था। ऐसे यूट्रस बताया था और इसमें ऐसे एंडोमेट्रियम की वॉल थी। होगी तो ऐसे तीनों तरफ, यहाँ पर भी होगी, ठीक, ऐसे ऊपर साइड भी होगी, और ऐसे ओवरी, ये सब होगी। हम यहाँ पे वॉल्स की बात कर रहे हैं। सबसे बाहर वाली याद करो, क्या बताया था? पेरीमेट्रियम। फिर मिडल वाली क्या थी? मायोमेट्रियम। और अंदर साइड पे मैं दूसरे कलर से बना दूँ जिसको मैं क्या बोलता था? एंडोमेट्रियम, ठीक है। होता क्या है कि जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, ब्रेन में जो ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे एक पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे लटकी होती है ना, वहाँ से एक हार्मोन आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराता है। उसी दौरान क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। ये हम बाद में पढ़ेंगे भी प्रोसेस। तो होता क्या है, यहाँ से निकलता है क्या? ओवम निकला, यहाँ से आया क्या? स्पर्म आ जाता है। तो यही तो हम जानते हैं कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ये तो ओवम था और ये स्पर्म, ठीक है। तो जब ये रिलीज होता है, ये सारी प्रोसेस हो रही होती है, तो इस बीच होता क्या है, ये एंडोमेट्रियम काफ़ी थिक होने लग जाती है इस चीज़ के लिए कि हाँ फर्टिलाइजेशन होगा, और यहाँ पे मुझे अच्छे खासे कुशन लाइक इस टिश्यू की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी ब्लड वेसल्स होंगी, ढेर सारा न्यूट्रिशन होगा, ताकि जो भी यहाँ पर एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस हो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, अच्छा खाना पीना मिल सके और वो डेवलप हो सके अच्छे से। तो ये पूरी तैयारी करके रखती है यहाँ पे यूट्रस, ठीक है। तो ये क्या है? थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम है। बट अगर ऐसा हुआ कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो पाया, इफ़ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, इफ़ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तब होगा क्या? यही जो एक्स्ट्रा थिकनिंग हुई थी एंडोमेट्रियम की, यही क्या होती है? ब्रेकडाउन या टूटने लग जाती है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम अपनी ब्लड वेसल्स के साथ साथ, है ना, विद इट्स ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है? शेड ऑफ हो जाती है, या फिर रप्चर कर जाती है कह लो, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, या फिर ये ऐसे बाहर आ जाता है, ठीक है, टूटने के बाद। और यही ब्लीडिंग को ही आप क्या बोलते हो? इसी को तो आप क्या बोलते हो? मेंस्ट्रुएशन बोलते हो, ठीक है। और ये प्रोसेस हर महीने चलती रहती है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो पूरे डेवलपमेंट और ये सारे टाइम तक ये प्रोसेस रुक जाता है। ये सब बाद में हम पढ़ेंगे भी। मेंस्ट्रुएशन का वर्ड, ये बात समझ आई कि होता क्या है, ठीक है। ये एक बार चाहो तो नोट डाउन कर लो,
थोड़ा सा आगे बताता हूँ, फिर आगे की क्या क्या कहानी होती है, इसे हम एक एक फेज में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया होगा, आ जाओ। यहाँ पर अभी हम एक एक फेज में इनको पढ़ने वाले हैं। देखना, इनको ऐसे कुछ इवेंट्स में मैं बांट रहा हूँ। 28 दिन की साइकिल होती है, मान लो यहाँ से मैंने शुरू करी और ऐसे यहाँ कहीं 5 दिन ख़त्म होता होगा। तो ये जो इवेंट आया 1 2 3 4 और ऐसे समझ लो 5वां दिन, 1 से लेके 5 दिन तक, और यहाँ कहीं आ रहा होगा 28वां दिन, जिसके वजह से ये कंप्लीट होके साइकिल ख़त्म होगी। यहाँ कहीं पर क्या आएगा, 14th डे आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं एक अलग फेज़ में बांटूंगा, इसको मैं बोलता हूँ ओव्यूलेशन वाला फेज़ या ओव्यूलेटरी फेज़। तो ये जो पहला फेज़ था आपका, इसको आप क्या बोलते हो, मेंस्ट्रुअल फेज़ आप कहते हो, जो कि 5 दिन तक चलेगा। इसको आप ब्लीडिंग फेज़ भी बोल दो। दूसरा ये जो फेज़ होता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। बताया था प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ऐसे ये बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट जो हो रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोलिफरेशन होना, मतलब प्रोलिफरेटिव फेस बोलते हैं, या फिर आप इसको कह लो फॉलिकुलर फेस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे ओव्यूलेटरी फेस, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेस। एंड लास्ट हम देखेंगे क्या, ल्यूटियल फेस, ठीक है। देखो वैसे तो स्टार्टिंग अगर आप देखो फर्स्ट फेज सेकंड फेज ऐसे बांटा गया है, ठीक है। बट हाँ, समझने के तौर पे अगर आप देखो कि हमें समझ कैसे आएगा, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे एंडोमेट्रियम की दीवार बनना शुरू हुई थी, और उसके बाद आप पहुंच के ये समझोगे कि कैसे वो टूटी थी, ठीक है। तो पहले क्या होगा, हम फॉर्मेशन से समझते समझते यहाँ तक एंड करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत हम इस फेज से समझने की करेंगे कि कैसे वॉल बन रही थी, उसके बाद कैसे रप्चर हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से चलेंगे। होता क्या है, ये पहले भी बताया था, प्यूबर्टी जब आती है उस टाइम पे ऐसे ही समझो, ये क्या है मैंने बनाया, फीमेल मान लो, ऐसे मान लो हेड होगा, ठीक है, ऐसे हेड है, और ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे पेल्विक रीजन में होता है, ओवरी है, ऐसे सब है प्रोसेस। अब समझो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा, एट प्यूबर्टी, ये तो पहले सारी चीज़ें बताऊँ। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स तक फीमेल्स में क्या होता है, वो फॉलिकल्स रह जाते हैं। फिर प्यूबर्टी आते आते क्या होता है, कुछ फॉलिकल्स रप्चर कर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और 60,000 से लेके 80,000 फॉलिकल्स ही जिंदा बच पाते हैं। फिर प्यूबर्टी आने पर उन्हीं में क्या होता है, आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होती है। तो यहाँ से प्यूबर्टी के टाइम पर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स आते हैं, एक तो FSH आएगा और LH भी आएगा, FSH और LH। हाँ, ये मैं मानता हूँ LH सर्ज जब होता है तब क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। LH सर्ज क्या होता है, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा वहाँ पर निकलती है, क्योंकि वो ग्रेफियन फॉलिकल को तोड़ने में हेल्प करता है, तब जाके सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, ठीक है। बताया था कल जब डेवलपमेंट देख रहे थे। अब देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का आना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करानी है, ठीक है। तो मेनली हम पहले तो इसको लिखते हैं, बट हाँ, दोनों हार्मोन्स कहीं ना कहीं आ रहे होते हैं। लेकिन जब आप बात करो 14th डे ओव्यूलेशन की, तो ये क्या होता है, ये सर्ज में होता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आता है जब अचानक से क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है। 14th डे पे भी हम पढ़ेंगे क्या होता है, इन दोनों का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, जिसमें से LH का सबसे ज़्यादा हाई होता है, जो टूटने में मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके हम समझेंगे, पहले इस फेज से लेकर चलते हैं, ठीक है। चलो, इसमें तो कुछ लिखना है नहीं,
देखो एक एक दिन के हिसाब से लेकर चलते हैं, चीज़ें समझते हैं क्या क्या प्रोसेस हो रही होगी। नोटबुक लेकर बैठना, जो आपने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना ओव्यूलेटरी फेज का, कैसे मतलब ओव्यूलेशन होने के पहले ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं, पढ़ा था ना। देखो यहाँ से मैं शुरुआत किससे कर रहा हूँ, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन का मतलब ही होता है क्या, किसी चीज़ का बढ़ाना, मतलब इंक्रीज होते जाना। तो ये वही चीज़ बता रहा है कि फॉलिकल्स डेवलप भी हो रहे हैं, साथ ही साथ एंडोमेट्रियम की वॉल लेयर्स भी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा, हम जानते हैं पिट्यूटरी से प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है। ये क्या करता है, ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है। ठीक है, पढ़ा है हमने, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ऐसे ये चेंज होते रहते हैं। इन्हीं डेवलपमेंट के टाइम पर एक हार्मोन निकलता है ईस्ट्रोजन। ठीक है, इनके डेवलपमेंट के टाइम पर ही क्या निकलता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन करवाता क्या है, ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग कराता है। ठीक है, एक्स्ट्रा थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल्स। तो ये समझ आया एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बढ़ाने में कौन मदद कर रहा है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। किसके वजह से, जब डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स होने लगा था उस टाइम पे। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं यहीं पे बताऊं प्रोलिफरेटिव फेज के बाद कौन सा फेज आया था, ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज आया था। इस फेज में क्या होता है, ये वही कहानी है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकल रहे थे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या बता रहा हूँ, एंटीरियर पिट्यूटरी से वैसे एलएच हार्मोन भी निकल तो रहा ही होता है, लेकिन ओव्यूलेटरी फेज के टाइम पर क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में निकलता है, एलएच सर्ज होता है। ये जब निकलता है, ठीक है, तो ये कराता क्या है, ये ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराता है। चलो वो आगे बता दूंगा, नहीं तो कोई नहीं। ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराता है, और इसके रप्चर होने से ही क्या होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, जिसके वजह से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है, यही तो आप क्या कह रहे हो, ओव्यूलेशन हुआ, क्योंकि सेकेंडरी oocyte कहो या एनसीईआरटी लिखती है ओवम ही इसको कहती है। ठीक है, तो वो क्या है, ओव्यूलेशन हो गया। ये हुआ कब, याद करना, ये 14th डे के टाइम हुआ, एट 14th डे, 14वें दिन पे ये हुआ था। और इस 14th डे पे होता क्या है, FSH एंड LH एट देयर पीक लेवल, ये अपने सबसे पीक लेवल पर होते हैं। ठीक है, जिनमें से बाद में हमें ये पता चलता है कि LH का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो LH सर्ज जब होता है इस टाइम पर, तब ओव्यूलेशन होता है। कब, 14th डे पर ये कहानी होती है। ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, ल्यूटियल फेज आता है। ल्यूटियल फेज आता है, वही कहानी है, हार्मोन्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये हम जानते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या आता था, LH सर्ज होता था। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता था, ग्राफियन
फॉलिकल रप्चर करता था और इनके रप्चर करने से ही क्या होता था, ओव्यूलेशन होता था, ये हम जानते हैं। ओव्यूलेशन होगा एंड इसके बाद ही ये ल्यूटियल फेज में क्या होगा, ओव्यूलेशन तो ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ, इसके बाद क्या होता है, अगला फेज तुरंत ही स्टार्ट कैसे होता है, ओव्यूलेशन के बाद ही क्या प्रोसेस स्टार्ट होती है, जो लास्ट का कॉर्पस ल्यूटियम बना अब ये कंप्लीट चिपक जाता है और अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डेवलपमेंट होने लगी, किसकी, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट होने लगी और यही कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट क्या करवाती है, ये जब डेवलपमेंट करता है, याद करो मैंने बताया था प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकालता है, तो इसकी डेवलपमेंट क्या कराती है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज करता है, ये लेवल बढ़ाने लगता है और यही प्रोजेस्टेरॉन किस काम का था, मेंटेन एंडोमेट्रियम थिकनिंग। एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और ये किसके वजह से हुआ, जब कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर रिलीज हो रहा हो, मतलब एक्स्ट्रा बनता जा रहा हो। ऐसे ही समझ लो आपकी, जैसे ये समझ लो एंडोमेट्रियम की वॉल है, ठीक है, एंडोमेट्रियम की वॉल है, ये है एंडोमेट्रियम, यहाँ पर एक वॉल आई, ठीक है, दूसरी वॉल आई, तीसरी वॉल आई, ऐसे वॉल पे वॉल आती रही। और दूसरी जगह एक बात ध्यान रखना, मैंने दूसरे हाथ से इसको सपोर्ट भी दे रखा है, जैसे ही मैं ये वाला अपना हाथ हटाऊंगा वैसे ही तीनों वॉल नीचे गिर जाएगी। मतलब ये मेरा हाथ क्या है, दूसरा वाला, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की तरह वर्क कर रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा थिकनिंग है ये किसने कराई थी, ईस्ट्रोजन ने कराई थी। और ये जो हाथ है ये प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल डाउन होगा, मतलब प्रोजेस्टेरॉन लेवल ख़त्म हो जाएगा, तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग टूट जाएगी और एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाएगी। इसी को आप क्या बोलते हो, मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हो, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग लूज हो जाएगी, मतलब ये नीचे गिर जाएगी। तो वॉल का शेड ऑफ होना ही मेंस्ट्रुएशन कहलाता था। तो ये थिकनिंग मेंटेन करता है, ये हम जान गए। अब हम आते हैं किस पे, जो हमारा पहला फेज हुआ करता था, ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज में यही कहानी होती है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो मैं यहीं पे रिलेट करता हूँ, फटाफट से लिख लो, बताता हूँ। हो गया होगा, देखो देखो, ये लास्ट वाला नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये रिलेट होगा, तो एक बार देख लो साथ ही साथ। मैंने क्या बताया अभी, वो जो हम पहला फेज देखते थे जिसको आप क्या बोल रहे थे, ब्लीडिंग फेज, है ना, या फिर मेंस्ट्रुअल फेज बोल लो, एक ही बात तो है। इसमें हुआ क्या, इसमें कहानी वही हुई कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी निकलता कब था, याद करो, जब सेकेंडरी oocyte बाहर आता था उसी टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम ऐसे बन होके, मतलब बनते बनते हार्मोन रिलीज करता था प्रोजेस्टेरॉन, और यही बताता था सबको क्या, कि ओव्यूलेशन हो चुका है, मतलब तैयारी हमें करते जाना है, करते जाना है। अब हाँ, बॉडी को इंडिकेट कब, इनको सिग्नल कब मिलता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, जब 7 से 8 दिन मैक्सिमम बीत जाते हैं, तब इनको सिग्नल लगता है कि हाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तब इन्हीं कॉर्पस ल्यूटियम का डीजेनरेशन होता है, मतलब ये टूटने बिखरने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। कहने का मतलब है उसी टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल डाउन होने लगता है, जिससे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये बात कुछ दिन बाद पता चली, इफ़ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, तो क्या होगा, यही प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन कम होगा, किसकी वजह से, कॉर्पस ल्यूटियम पहले डीजेनरेट होगा, डीजेनरेट, और इसके डीजेनरेट होने से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है ये घटना शुरू हो जाएगा।
और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन होने लग जाएगा, आप कह सकते हो डाउन होने लग जाएगा, तो होगा क्या, जो एंडोमेट्रियम की एक्स्ट्रा थिकनिंग थी, एंडोमेट्रियम की जो एक्स्ट्रा थिकनिंग थी ये शेड ऑफ होने लग जाएगी। शेड ऑफ या फिर फॉल ऑफ, मतलब गिरने लग जाएगी। ठीक है, इसी शेडिंग ऑफ, इसी फॉल ऑफ को आप क्या बोलते थे, मेंस्ट्रुएशन। इसी को तो मेंस्ट्रुएशन बोलते थे। और मेंस्ट्रुएशन कितने दिन तक चलता है, 1 से लेके 5 दिन तक, यूजुअली 3 to 5 डेज मैं कह सकता हूँ। ठीक है, यूजुअली 3 to 5 डेज मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मेंस्ट्रुएशन का रिप्रोडक्टिव एज के टाइम पर, मतलब रिप्रोडक्टिव एज कब थी, वही 13 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक, जब तक ये रिप्रोडक्शन के कैपेबल थे, क्योंकि ओवा तो 50 साल के बाद रिलीज नहीं होता है। तो रिप्रोडक्टिव एज के टाइम पर अगर मेंस्ट्रुएशन रुक जाए तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ रीजंस फॉर लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन ना होने के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन हो गया, इसका मतलब है प्रेगनेंसी हो गई है। सबसे पहला कारण तो यही होता है। क्या आप बोल सकते हो, इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पर ज़रूरी नहीं है यही कारण हो सकता है फीमेल की हेल्थ अच्छी नहीं हो सकता है वो काफ़ी स्ट्रेस में हो, ये सब कारण भी हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी प्रॉपर तरीके से ना, मतलब मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर तरीके से ना हो रहा हो। ठीक है, काफ़ी डीले हो जा रहा हो या रुक गई हो। मे बी फीमेल पुअर हेल्थ या फिर स्ट्रेस में हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकते हैं जिसके वजह से मेंस्ट्रुएशन ना हो रहा हो फीमेल्स में, ऐसा भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी का ये लेक्चर रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप एक बार देख लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी पे भी ये चीज़ें देख लेना सही से, मेंस्ट्रुएशन का जो भी टॉपिक है। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे गैमेटोजेनेसिस में, खासकर स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, और उसी में मैं आपको oogenesis भी रिलेट करके समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप रिवाइज कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।